हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल से। तो चलिए देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ। सबसे पहले बता रहा है कि भाई प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा है कि जो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कंपेयर की गई थी मेटल्स के साथ। तो जो कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, जैसे कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इधर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो कि एक लिक्विड होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल की जो हमने जानी है। तो अब बोल रहा है कि डू नॉन मेटल्स ऑल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स। क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है मेटल की तरह? तो अब यहाँ पे एक दिया है एक्टिविटी करने को। ये एक्टिविटी तो नहीं हो पाएगी, चलिए यहाँ देखते हैं क्या बता रहा है। अब इसमें क्या पाया इन लोगों ने? ये पाया कि भाई जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, जो भी आपने पढ़ा है पहले, तो क्या है वहाँ पर डिस्कस करके बता रहा है कि ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एलोन। हम फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलोन उनको ग्रुप नहीं कर सकते हैं। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे देखिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर मरकरी की बात करें तो सारे जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। ये याद रखना है। ये कॉमन सी चीज़ें हैं। जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। ठीक है, इसके बाद जैसे मेटल जो होते हैं हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो मेटल होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे गैलियम, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहाँ बता रहा है कि लेकिन जैसे गैलियम और सीजियम है, इनका बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको थोड़ा सा कंपेयर, मतलब कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे गैलियम की बात करें, गैलियम और सीजियम की बात करें हम, तो गैलियम और सीजियम दिस टू आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट। इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है। वैसे तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, और दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप ऑन योर पाम। ये ऐसे मेटल हैं कि इनको अगर अपने हाथ पे भी आप रख लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। सोचिए कितना कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। देखिए, ऐसा कौन सा मेटल है भाई जो हाथ पे रखते ही गल जाता है? ऐसे सोचने में जल्दी याद नहीं आता। देखो, गैलियम और सीजियम। तो गैलियम और सीजियम कैसे मेटल्स हैं? ये इतने, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है इनका कि मतलब इनको हाथ पे रखते ही, सोचो अपने हथेली पे रखते ही, पाम पे रखते ही ये मेल्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा स्टूडेंट्स आपको। आपसे एग्जाम 1 नंबर पे पूछ सकता है, नेम द मेटल विच कैन बी मेल्टेड इवन जस्ट कीपिंग ऑन योर पाम। तो इट इज़ गैलियम एंड सीजियम। ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाते हैं। अब जैसे आयोडीन की बात करें, आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट ये क्या होता है? लस्ट्रस होता है। देखिए, ये देखिए एक्सेप्शंस आ गए ना। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन क्या है? ये लस्ट्रस है, तो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक, ईच फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलोट्रोफ बोलते हैं। हर फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलोट्रोफ। अब जैसे डायमंड है, डायमंड क्या है? एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। याद रखिएगा, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। याद रखिएगा, डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नोन एज, एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होता है। ये नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये। ठीक, ये एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन का एक एलोट्रोफ है ये। ठीक, अब जैसे ग्रेफाइट है, ये भी एक एलोट्रोफ ऑफ कार्बन है, लेकिन ये क्या है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। देख लो, एक नॉन मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो ये किसी न कुछ मतलब एक्सेप्शंस हैं ये। तो कुछ मेटल्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरह से एक्सेप्शंस आपको यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब एल्कली की बात, जो एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विद ए नाइफ। अब देखो, ऐसे भी मेटल्स है जो आराम से चाकू से कट जाते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये अल्कली मेटल्स हैं। ये कौन से मेटल्स हैं? अल्कली मेटल्स हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से कट जाते हैं। एंड दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी डेंसिटी भी लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी भी लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है।
तो इस तरह से बोल रहा है कि भाई एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से भी एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो एक चीज़ जान ली कि एलिमेंट्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टी से भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो क्लियरली क्लासीफाई करने के लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टी लेना पड़ता है। अब ये पूरी एक्टिविटी है, इसको पढ़िए। अब क्या बता रहा है यहाँ पे देखो, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी मोस्ट नॉन मेटल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो और उसी साथ जितने भी मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, गिव्स बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल्स क्या देते हैं, बेसिक ऑक्साइड देते हैं वाटर के साथ डिजॉल्व करने पर, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ डिजॉल्व करने पर। ठीक है, तो ये इतना हुआ हमारा क्लियर। इसके बेसिस देखिए जितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसको पूरा रीड करिए, पूरा समझिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से रीड करिए, समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। जहाँ भी कोई चीज़ ना समझ में आए स्टूडेंट्स आप पूछिए, आप पूछते भी नहीं आप लोग तो पूछना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहले क्या बता रहा है, कलेक्ट करना कुछ सैंपल्स, जैसे कि एल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का, मैग्नीशियम का, जिंक का, सोडियम का, ये सारे सैंपल्स कलेक्ट करना है। देखिए कलेक्ट करने का काम आप कर नहीं सकते, लैब है नहीं, तो बस आप समझते जाइए। मान लो कि आपके पास ये सारे सैंपल्स हैं, आयरन, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, मान लो ये सारे मेटल्स आपके पास हैं। ठीक है, अब बता रहा है क्या करना है। अब ये समझिए कि ये आप बस समझते जाइए क्या हो रहा है, समझ लो भाई आपके सामने हो रहा है, आप देख रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, क्या होता है जब मेटल्स को एयर में जलाते हैं तो क्या होता है। हमने पहले भी देखा था कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं एयर में तो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, बड़ी सी एक वाइट फ्लेम निकलती है। ठीक, तो क्या बोलेगा, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन सेम मैनर, क्या ऐसा सबके साथ होता है। अब ये एक्टिविटी पूरा बताएगा, उसी में करने को बोलेगा। तो अब आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। मान लीजिए हमारे पास मेटल्स हैं, तो एक कॉमन सी प्रॉपर्टी ये पता लग रही है कि ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म कर देते हैं, मेटल ऑक्साइड। कॉमन सा रिएक्शन है मेटल्स का, एकदम दिमाग में रखिए अपने, एकदम जुबान पे होना चाहिए आपकी, कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, मेटल्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। कैसे, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, सिंपल सा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कॉपर को हीट करते हैं एयर में, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, कॉपर को हम हीट कर रहे हैं एयर में, तो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ ही, और क्या बनाता है, कॉपर की सेकेंड फॉर्म की ऑक्साइड बनाता है, एक ब्लैक ऑक्साइड। जैसे 2Cu है, ये O2 के साथ कंबाइन हुआ तो 2CuO बना दिया, कॉपर का सेकंड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बना दिया। ये इसकी इस तरह से फॉर्म चेंज होकर बन जाता है, तो ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन, इसको याद कर लीजिए कि सभी मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे 2Cu प्लस O2 क्या बना रहा है, 2Cu प्लस O2 क्या बना रहा है, 2CuO बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से 4Al प्लस 3O2 2Al2O3 बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दे रहा है। तो यानी कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद हमने चैप्टर 2 में देखा भाई जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कॉपर ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमने ये देखा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, यहाँ रख लीजिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन सम मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये करते हैं बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई बोथ बिहेवियर कौन शो करता है, ऐसे कौन से मेटल है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो वो कौन कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनको दिमाग में बिठा लीजिए अपने, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं वो कौन कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों का दोनों शो करते हैं लोग। तो इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
तो सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है बोथ एसिड और बेस से और प्रोड्यूस करता है क्या, सॉल्ट और वाटर, ऐसे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, इस तरह से। और ध्यान से देखिए, रिएक्शन देखो सबको समझ में आ जाएगा। देखिए एल्युमिनियम Al2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो 2AlCl3 और 3H2 बना रहा है। Al2O3 रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो 2 क्या बना रहा है, 2NaAl2 और H2O बना रहा है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना रही है इसने यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एक्सो ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि भाई मोस्ट जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, जितने भी मोस्ट ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। ज़्यादातर तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर एल्कली फॉर्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं वाटर में और एल्कली फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व करते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं एल्कलीज, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों आपके पास हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और ये NaOH और ये KOH बना रहा है, तो एल्कलीज बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है वैसे तो वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व करते हैं वाटर में और एल्कली बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों ही डिजॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, एल्कली बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 2 एल्कली तैयार हो गए यहाँ पर, ठीक। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। और हमने देखिए एक और चीज़ देखी यहाँ पर कि जो मेटल्स होते हैं, देखिए जो मतलब सारे मेटल्स हैं, दैट ऑल मेटल्स, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो ऑल मेटल्स होते हैं सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं एट द सेम रेट, उनकी रिएक्शन की रेट अलग अलग होती है, यानी कि जो सारे मेटल्स हैं वो एक ही रेट से रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट रिएक्टिव शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल जैसे कि मान लो पोटेशियम है, सोडियम है, ये रिएक्ट करते हैं सो विग्रेसली दैट दे कैच फायर इफ़ दे केप्ट इन द ओपन। जैसे कि हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें, ये तो इतना तेज़ी से रिएक्शन शो करते हैं कि अगर उनको हवा में ऐसे ओपन खुले में दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो कौन कौन इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतना तेज़ी से रिएक्ट करते हैं कि हवा में ऐसे खुले में रखने पर इनमें आग लग जाती है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा, बहुत बार पूछा था, ऐसे कौन से जिनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखना पड़ता है किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। तो कौन कौन है वो, सोडियम और पोटेशियम। दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, पोटेशियम और सोडियम को दोनों को क्या करना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद आ रहा है कि किसी भी मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर जितने भी ये मेटल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक या लेड, इन सब की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसको हम कवर कर देते हैं किससे, ये किससे कवर हो जाती है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर हो जाती है कुछ ना कुछ रिएक्शन करके, ठीक है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। एक बात और देखना, इसकी जो ऊपर जो ऑक्साइड लेयर बन रही है इसका काम क्या है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कर रही है, देखो, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन होकर मान लीजिए ऊपर की एक लेयर तो हो गई, ख़राब हो गई, कवर हो गई, उस पर कुछ मतलब अजीब सा लेयर बन गया, उस पर एक मतलब थिन लेयर बन गई ऑक्साइड की, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाता है और अंदर की लेयर्स ऑक्सीडाइज
नहीं होती हैं, तो द प्रोटेक्टिव जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है प्रिवेंट करती है मेटल का फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब जैसे आयरन है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन नहीं जलता ऐसे, बट जो आयरन फीलिंग्स होते हैं बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। आयरन ऐसे तो नहीं जलता है, लेकिन इसको छोटे 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 टुकड़े, बहुत बहुत माइन्यूट टुकड़े अगर फेंके जाएँ आग में तो वो जल जाते हैं जल्दी से। देखो ये देखिए अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं जलता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। लेकिन जैसे हॉट मेटल होता है उसको क्या करते हैं, वो एक गर्म होने पर एक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। ध्यान देना, कॉपर जल्दी जलता तो नहीं है, लेकिन जब गर्म होता है तो इसके ऊपर एक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बता रहा है कि सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो सिल्वर और गोल्ड हैं ये ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करते हैं। तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, और हाई टेम्परेचर्स पर भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ तक जाना। और देखिए एक दिया है डू यू नो, इसको आप रीड करिएगा क्या है इसमें, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद हमने एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम है, सोडियम क्या है, पहले मैंने आपको बता दिया था, सोडियम क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव है। सी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ द मेटल्स टेकन है। जो हमने देखा कि सोडियम है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रेस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। देखिए मैग्नीशियम थोड़ा कम मतलब है सोडियम से, लेकिन तो आपने ये कॉमन चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम यहाँ कम रिएक्टिव है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। लेकिन जब बर्निंग की बारी, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर लेड। बर्निंग से इतना रिएक्टिविटी का पता नहीं चलता है। तो बोल रहा है कि लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट द कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स। अब बोल रहा है कि कुछ और भी हम रिएक्शंस देखेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से मेटल कम रिएक्टिव है। वो सब कुछ और एक्टिविटीज़ करके हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल आई होप ये इतने रिएक्शंस आप पढ़िए, समझिए कैसे जो है मेटल्स हवा में जलते हैं तो क्या होता है, कैसे उनका रिएक्शन होता है, कैसे मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, कैसे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, इनको जलाते हैं एयर में तो क्या होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको पढ़िए समझिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं ये सब, ये 2-3 पेज हमने कवर किया लगभग। ठीक है। तो ये इतना आप फ़िलहाल पढ़िए समझिए, वीडियो देखिए, रीडिंग करिए, 1 बार 2 बार 3 बार रीड करिए, इनका नोट्स बनाइए, समझिए। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। तो फिलहाल यहाँ तक कवर कर दिया मैंने। अब कल हम यहाँ से शुरू करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ये टॉपिक हम कल शुरू करेंगे और ये सारा कल देखेंगे इसमें। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको पढ़िए समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 42 से हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है। तो और भी एक्टिविटीज़ पूरी इसमें हम देखेंगे भाई किस तरह से मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, और किस तरह से मतलब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको दिखाइए, आप लोग दिखाते नहीं हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो दिखाइए, कोई नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए, पूछिए। आप लोग एक्टिव रहिए, नहीं एक्टिव रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिए, और जहाँ ना समझ में आए पूछते रहिए। और देखिए चैप्टर के लास्ट में जो ये दिया होता है, क्या बोलते हैं, इसको ज़रूर पढ़ा करिए। जैसे ये दिया व्हाट यू हैव लर्नड, ये जो होता है इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं। इसमें से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दिमाग में बहुत से पॉइंट्स बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर ये एक्सरसाइज, हाँ ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, कोशिश करिए, नहीं मिलता तो गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो ज़रूर पूछिए कि हाँ सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे पूछिए आप। वैसे तो मैं एक एक लाइन आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन हाँ कहीं कोई चीज़ ना समझ में आता आप पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। हम अब कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
जो कि क्या होगा, जो कि होगा हमारा रिएक्शन व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।